चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब, आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अरे रतनलाल, रुको तो। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब। एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो, मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ। तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तो अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए, मैं सब जानता हूं कि ये पैसा कहां से आया है। और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है, मेरा जो भी मन होगा मैं करूंगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा? और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो, बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है, इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला, नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी? स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ, जरा ला कर तो देना। हाँ जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई।
जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी? संध्या तू? पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूं। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तो फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है। हंसने वाली दवा। किशनगढ़ गांव में कीर्ति अपने बेटे दिवाकर और बहू अंशु के साथ रहा करती थी। तीनों बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अरे बहू, आज खाना मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप आराम कीजिए, खाना मैं ही बनाऊंगी। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। भगवान ऐसी बहू सबको दे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन गलती से अंशु हंसने वाली दवा खा लेती है। बस उस दिन से सब कुछ बदल जाता है। अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम तो दे दे। अरे बाम लगा कर क्या करोगी माँ जी? मैं पाँव दबा देती हूँ। अरे एक तो मुझे पाँव दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम हंस रही हो। आई एम सॉरी माँ जी। अरे फिर से हंस रही है। जा तू मेरे कमरे से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब माँ जी क्या सोचेगी? 2 दिन बाद कीर्ति घर में किटी पार्टी रखती है। उसकी सभी सहेलियां घर आने वाली होती हैं। अरे बहू, मेरी कुछ सहेलियां आज दोपहर को घर आने वाली है। आज कुछ खाने में अच्छा सा बनाना। सहेलियां? क्यों? मेरी सहेलियां नहीं हो सकती क्या? तुम फिर से हंस रही हो। नहीं माँ जी, मैं हंस नहीं रही हूँ। अरे फिर से हंस रही हो और बोल रही हो कि हंस नहीं रही। नहीं माँ जी, मैं तो वो। तुम जाओ मेरे सामने से और किचन का काम कर लो, जाओ।
दोपहर को कीर्ति की सभी दोस्त खाने पर आ जाती हैं। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर सजाया है कीर्ति। अरे मैंने कहा, ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। अरे वाह, बड़ी गुनी है तुम्हारी बहू तो। हाँ हाँ, खाना भी अच्छा बनाया है। हाँ, बहुत ही गुनी है। तो हमको नहीं मिलवाओगी क्या, या छुपा कर रखोगी अपनी हीरे जैसी बहू को? अरे नहीं नहीं, अभी बुलाती हूँ। अंशु, ओ अंशु, बहू रानी। अंशु बाहर आती है। जी माँ जी। बहू, ये सब मेरी सहेलियां हैं, मिलो सबसे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बहू तो बहुत अच्छी मिली है तुमको, किस्मत वाली हो तुम। किस्मत वाली? अरे क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। तभी अचानक सांची के हाथ से चम्मच छूट जाता है और उसका कुर्ता गंदा हो जाता है। अंशु फिर से हंसने लगती है। इधर सब सहेलियां गुस्सा होकर चली जाती हैं। कीर्ति भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? इस तरह से तो माजी और उनकी सहेलियां नाराज हो गई। अगले दिन। बहू, ओ बहू, किधर हो? जी माँ जी। जल्दी से मेरे साथ चलो, पड़ोस वाले शर्मा जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, उनके घर बैठक के लिए जाना है। अंशु तैयार होकर आ जाती है। थोड़ी देर में दोनों शर्मा जी के घर पहुंच जाती हैं। वहां पर सब रो रहे होते हैं। कीर्ति शर्मा जी की बीवी के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने लगती है। बड़े अच्छे इंसान थे मेरे पति। अच्छा। तुम हंस क्यों रही हो? वो अच्छे थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे थे अंकल। अरे अंशु, हंस मत। माँ जी, मैं हंस नहीं रही। मैं तो आंटी जी को बस दिलासा दे रही थी। सब औरतें अंशु की इस हरकत से हैरान हो जाती हैं। कीर्ति भी बहुत शर्मिंदा होती है और वो अंशु को लेकर फटाफट घर लौट आती है। अंशु, क्या हो गया है तुझे? हंस क्यों रही थी तू वहां पर? नहीं बाजी, मैं तो बस। अरे तो फिर से हंस दी। जा तू अपने कमरे में, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी। मेरा बेटा ही तुझसे बात करेगा अब। रात को जब दिवाकर घर लौट आता है तो कीर्ति दिवाकर को सब कुछ बताती है। ठीक है माँ, अब फिक्र मत करो, मैं अंशु से बात करता हूँ। दिवाकर अपने कमरे में जाता है। जी आ गए आप? कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, बस सर में हल्का दर्द है। सर में दर्द? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। मुझे तो फिक्र हो रही है आपकी। एक तो मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तुम हंस रही हो। अरे कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं हंस नहीं रही। अंशु, तुम इस घर से चली जाओ। माँ ने मुझे बताया जो भी तुमने शर्मा आंटी के घर किया, और किटी पार्टी में भी। नहीं जी, मैं ऐसे नहीं हूँ। तो अभी क्या हुआ था? क्यों हंस रही थी तुम? रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बताती हूँ आपको सब कुछ। अंशु डायरी में लिखकर दिवाकर को पढ़ने देती है। कुछ दिनों पहले मैंने गलती से हंसने वाली दवा पी ली थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसका असर कुछ दिन और रहेगा। अरे तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया अंशु? वो मैंने माँ जी को बताने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अरे ठीक है, मगर वादा करो, जब तक दवाई का असर ठीक नहीं हो जाता तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। और हंसूंगी तो बिल्कुल नहीं। लो, तुम तो फिर से हंस दी। शकुंतला बहुत ही धार्मिक महिला है।
हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। वो कोई भी काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं करती है। शकुंतला अपने बेटे राज की शादी करवाना चाहती है, इसलिए वो पंडित जी के पास राज की कुंडली लेकर जाती है। प्रणाम पंडित जी, मेरा बेटा राज बहुत संस्कारी है। पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों को बहुत निष्ठा से पूर्ण करता है। मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, इसलिए उसकी कुंडली ले आई हूँ। शकुंतला पंडित जी को कुंडली देते हुए कहती है और पंडित जी कुंडली को ध्यान से देखकर कहते हैं, बेटे, तेरे बेटे का उज्जवल भविष्य है। इसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, परंतु क्या पंडित जी? परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करानी होगी जिसके गाल पर तिल हो। वो लड़की तुम्हारे घर, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भविष्य के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तुम्हारा भाग्य केवल उस लड़की के आने से ही जागेगा। जी पंडित जी, मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी जिसके गाल पर तिल हो। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। पंडित जी का धन्यवाद करके शकुंतला वहां से चली जाती है। अब वो दिन रात तिल वाली बहू के बारे में सोचती रहती है। शकुंतला अपने बेटे का जहां भी रिश्ता लगाती तो उसकी एक ही शर्त होती कि तिल वाली बहू चाहिए, लेकिन उसे तिल वाली बहू कहीं मिलती ही नहीं। एक दिन अपनी माँ को इस तरह से परेशान देखकर राज कहता है, माँ, आप मेरे लिए तिल वाली लड़की क्यों देख रही हैं? अरे क्योंकि पंडित जी ने बोला है, वो तुम्हारे और इस घर के लिए भाग्यशाली साबित होगी। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। आप मेरी शादी उस लड़की से करा दो ना। उसके गाल पर तिल होगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी, नहीं तो भूल जाओ उस लड़की को। माँ की बात सुनकर राज को लगा कि माँ उसकी शादी कभी होने ही नहीं देगी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, अब माँ है ना, उसके गाल पर तिल है। सच में माँ, बहुत प्यारा तिल है। तू सच कह रहा है बेटा? अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा दे। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन राज रोशनी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। रोशनी ने सारी बात जानने के बाद कहा, राज, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? मेरे गाल पर कोई तिल नहीं है। अरे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था रोशनी। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो माँ मेरी शादी किसी तिल वाली लड़की से करा देती। माँ से इसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। माँ को कोई तिल वाली लड़की मिलती ही नहीं, तो माँ अपने आप तुम्हारी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो जाती। अरे तुम्हें पता नहीं, पंडित जी के मुख से निकली बात मेरी माँ के लिए पत्थर की लकीर है। वो आकाश पाताल एक कर देंगी, लेकिन तिल वाली लड़की ढूंढ कर ही रहेंगी। जो भी हो राज, लेकिन माँ को जब कभी सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और मेरे गाल पर तो तिल है ही नहीं। अब मैं माँ से कैसे मिलूंगी? तुम अपने गाल पर काजल से एक तिल बना लो ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन रोशनी ने ऐसा ही किया। उसने काजल से गाल पर एक तिल बना लिया। इसके बाद राज ने रोशनी को अपनी माँ से मिलवाया, और जब शकुंतला ने रोशनी को ध्यान से देखा तो उसके गाल का तिल देखकर बहुत खुश हो गई और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला ने राज और रोशनी की शादी बहुत धूमधाम से करा दी। बहू, राज, जल्दी बाहर आओ, एक खुशखबरी है। रोशनी और राज बाहर आते हैं। राज, देखा, मेरी बहू के भाग्य से घर में खुशी आने लगी। जिस जमीन का केस हम पिछले 10 साल से लड़ रहे थे ना, वो केस अब खत्म हो गया है। अभी अभी वकील साहब का फोन आया है, वो केस हम जीत गए हैं। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने इस कोर्ट केस के चक्कर में बहुत मेहनत की है। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरी तिल वाली बहू के भाग्य से हो रहा है। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। शकुंतला रोशनी को बहुत प्यार करती है, लेकिन रोशनी के मन में दुख होता है। वो सोचती है, माँ मेरे झूठ को सच समझ रही है। अगर माँ को ये पता चल गया कि ये तिल नहीं काजल है तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं आज ही राज से बात करूंगी कि वो माँ को सारी सच्चाई बता दे। शाम को राज घर आता है तो रोशनी राज से कहती है, राज, हमें माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। घर में कुछ भी अच्छा होता है तो माँ को लगता है कि सब मेरे गाल के तिल की वजह से हो रहा है। तुम्हारे गाल की तिल की वजह से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इस घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो।
सब बात ठीक है राज, लेकिन मैं माँ से और झूठ नहीं बोल सकती। मैं कल ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं रोशनी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तुम माँ के दिल में अपने लिए थोड़ी और जगह बना लो, उसके बाद में पक्का मैं ही माँ को सब कुछ बता दूंगा। इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं और शकुंतला के घर में खुशियों का आना लगा रहता है। शकुंतला अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन शकुंतला रोशनी के कमरे में गई। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? माँ मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी बाहर आ। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो काजल भी नहीं है। अब चेहरे पर क्या लगाऊं? राज तुमने अच्छा फंसाया मुझे। माँ आप अपने कमरे में जाइए, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं खुद आपके कमरे में आ जाऊंगी। नहीं बहू, तू जल्दी से निकल कर आ, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे कमरे में। जब रोशनी को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी सास कमरे से नहीं जाएगी, तो उसने अपने गीले बाल एक तरफ कर लिए और बालों से अपना आधा चेहरा छुपाकर बाहर आई। बहू नहा ली तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और गहने लाई हूँ। आज शाम को बहुत मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। मेहमान किस लिए आ रहे हैं माँ? अरे तुम्हें राज ने बताया नहीं बहू? हमारी कंपनी इस साल नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे शाम की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। जब शकुंतला रोशनी के कमरे से चली गई, तब उसकी जान में जान आई। शाम को पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। शकुंतला ने अपनी बहू को सबसे मिलवाया और उसकी खूब तारीफ की। पार्टी में सब लोग शकुंतला के सक्सेस का राज पूछ रहे थे, तो शकुंतला अपनी बहू और उसके दिल की तारीफ कर रही थी। एक दिन शकुंतला अपने बहू बेटे के साथ घूमने गई। आज हम घूमने आए हैं तो देखो मौसम भी कितना प्यारा हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। शकुंतला के इतना कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। रोशनी और राज कुछ सोच पाते इससे पहले ही रोशनी के गाल पर काजल का तिल बह गया और शकुंतला ने ये सब देख लिया। अब शकुंतला के गुस्से की कोई हद ना रही। तूने मुझसे झूठ बोला? तेरी इतनी हिम्मत? कल वही मैंने तुझे इतना प्यार किया, तुझे अपने बेटे से ज्यादा ममता दी और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था इसे ऐसा करने के लिए। रोशनी ने कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया। क्या तूने कहा था? क्यों किया तूने ऐसा? कितना बुरा दिन था वो जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई और तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को धोखा देते हुए? तो माँ मैं और क्या करता, अब तो पीछे ही पड़ गई थी तिल वाली बहू के। आपको कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही थी और मैं रोशनी को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ तो अब इसी के पास रहे। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ले जा इस झूठी और मनहूस लड़की को मेरे सामने से। माँ, कल तक तो रोशनी बहुत भाग्यवान थी, आज ये मनहूस हो गई। अपनी सोच बदलो माँ, चेहरे के ऊपर तिल होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा नहीं, रोशनी के घर आते ही हमारे सारे काम पूरे हो गए। आज हमारी कंपनी नंबर 1 है। अब कब अंधविश्वास करना छोड़ोगी? बेटे की इतना समझाने पर माँ को समझ में आ जाता है कि वो गलती कर रही है। शकुंतला अपने बहू बेटे को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन शकुंतला रोशनी के गाल पर काजल से एक तिल बना देती है। राज और रोशनी शकुंतला को बहुत हैरानी से देखते हैं। तब वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये तिल नहीं, काला टीका है, ताकि मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। शकुंतला की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।